हजारों दिलों की धड़कन। आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुमा खान और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ प्रोग्राम सोच लेकर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं पर भी इस वक्त होंगे अपना संडे खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज के मौजू की तरफ आने से पहले मैं सबसे पहले अपने गेस्ट का आपसे तारुफ कराना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम शफ़क़त। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। आज हम आपको बताते चले कि प्रोग्राम थोड़ा हंगामी हालात में शुरू हुआ है और उसकी वजह एक्चुअली मैं हूँ। आप इस वक्त देख रहे होंगे कि हम चाय भी नहीं अपनी डाल सके एक्चुअली, और ये भी इसको हम रिमूव नहीं कर सके। नेचुरल माहौल है बिल्कुल, और उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि हम समर टाइम में हाँ जी, आज चेंज हुआ है। जा चुके हैं। बिल्कुल। और कल मैं अपने आप को कह रही थी, सबने मुझे काफ़ी मैसेजेस भेजे शफ़क़त के, टाइम का ख़्याल रखिएगा, 1 घंटा हम लोग आगे जा रहे हैं, और मैंने सबको वो मैसेजेस आगे भेजे और गेस व्हाट, मैंने खुद जो है मैं भूल गई। चले, बिल्कुल ये सब सबके साथ हो सकता है। जी, जी, बिल्कुल। और बस आप देख लें, आपने फिर भी अच्छा टाइम पे पहुँच गई फिर जी, भी। अभी हाँ। एक्चुअली 15 मिनट लेट हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और मैं माज़रत चाहती हूँ बहुत-बहुत आपसे भी। मैं शुक्रिया। एक्चुअली बहुत टाइम की पाबंद हूँ, तो हाँ, ये बिल्कुल, बिल्कुल। आज पहली मर्तबा ऐसे हुआ है। तो जी, अपने मौज़ू की तरफ आने से पहले, क्योंकि नाज़रीन सामीन आज हम एक बहुत दिलचस्प मौज़ू डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे स्टूडियो में आप देखिए मुख्तलिफ रंग-बिरंगी चीज़ें भी हैं। ये ज़रा बिल्कुल। दिखा दें हाँ आप जी, ये शफ़क़त? भी अभी हम बताएँगे नहीं हाँ, क्या है ये। ये बस आप देख लें, बहुत से रंग हैं इसमें। इसमें तो कलर्स हैं ये बहुत सारे। क्यों ना हम अपनी नाज़रीन सामीन को कहें कि गेस करें कि हम ये क्यों लेकर आए हैं आज? हाँ जी, तो अगर आपको गैस हो गया कि क्यों लेके आए तो आप तो फ़ोन प्लीज़ करें फ़ोन स्टूडियो करके में। हाँ जी, तो आप जवाब दे दें, जी, जी, तो बिल्कुल। आपको ये मिल जाएगा। शायद इनाम भी मिल जाए कोई। हाँ, ये इनाम है। हाँ जी, चलिए इनाम रख देते हैं। अगर कोई इसका सही बता सका कि हम ये क्यों कलरफुल बॉल लेकर आए हैं, तो एक एक अदद इनाम भी फिर उसके बिल्कुल, साथ-साथ आ जाएगा। बिल्कुल। तो शफ़क़त, प्रोग्राम की तरफ आने से पहले मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि आप अपने बारे में थोड़ा-सा, आपका इतना माशाल्लाह से इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है, तो मैं चाहूँगी थोड़ा-सा आप जी, अपने बारे में ज़रूर बताएँ। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और मेरा नाम शफ़क़त रियाज़ है और मेरा दरअसल इस रेडियो में आने का जो बैकग्राउंड है वो साइकोथेरेपी है, साइकोथेरेपिस्ट हूँ मैं और ये एक 4 सालाना एजुकेशनल होती है और उसके बाद आप उनमें से 2 साल अपने साथ काम करते हैं, अपने साथ थेरेपी करते हैं। उसके बाद 2 साल आप प्रैक्टिकल उस पे क्लाइंट के साथ काम करते हैं, जहाँ पे आपको सुपरविज़न मिलती रहती है उस दौरान आप पढ़ाई के अंदर भी होते हैं। और ये 4 साल का कोर्स है, लेकिन ये मुकम्मल नहीं होता 4 साल में, इसलिए कि 4 साल के बाद आपको सिर्फ़ आप एक जो बड़े दरिया में आप एक छलांग मारते हैं और आप ज थोड़ा-सा पानी अपने लेते आप हैं। को तो समझने के लिए पता नहीं कितनी सदियाँ चाहिए। 4 बिल्कुल, साल बिल्कुल। तो बिल्कुल बहुत कम है। 4 साल तो देखिए एक शुरुआत है हाँ जी, करेक्ट। और जब आप शुरुआत करते हैं तब आप ऐसे दरिया के से पानी आप लेते हैं जहाँ पे आपको बहुत सा और नॉलेज मिलता जी। है। लेकिन एक ऐसा दरवाज़ा खुलता है जहाँ पे आपको समझ आना शुरू होती है कि मैं अपनी तकरीबन ज़्यादातर ज़िंदगी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुज़ार के और अब मुझे समझ आई है कि मैं कौन हूँ और मेरा मकसद क्या है। और एग्ज़ैक्टली। यकीन मानिए इसका ताल्लुक हमारे मज़हब से अब हम इस्लाम के से ताल्लुक रखते हैं, तो इसका इतना इंटरलिंक है इस्लाम के साथ कि मुझे हैरत होती है और उसी वज़ह से मैंने अब इस्लाम के बारे में इतनी स्टडी करना शुरू की है कि मुझे जहाँ-जहाँ भी मौका मिलता है, जहाँ पे नज़र आता है, तो मुझे कैलिब्रेशन नज़र आती है कि इस्लाम के अंदर ये था और है हुँ, हुँ। और ये जो साइकोथेरेपी है इसके अंदर अब ये जो साइंस के साथ चीज़ें आ रही हैं, वो अब समझ आनी शुरू हुई हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। तो ये मेरा बैकग्राउंड है और इसी लिहाज से मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरा प्रैक्टिकल है एज़ अ साइकोथेरेपिस्ट और मेरा अपना क्लिनिक है जिसका नाम है साइकोथेरेपी जी, जी, जी। डेनमार्क फंक्शन ठीक हो और उसमें मेरे पास बहुत सी और शाखें हैं जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है और ग्रुप थेरेपीज़ है और क्या नाम है क्या कहते हैं पेयर्स आते हैं थेरेपी के लिए तो इस तरीके से काफ़ी जो है ना मेरा इंटरेस्ट है। तो आज मैं आपकी मरीज़ होंगी फिर, ठीक है? चलिए शुरू करते बिल्कुल। हैं फिर हाँ जी, शफ़क़त आज बिस्मिल्लाह का करें। प्रोग्राम। तो नाज़रीन सामीन, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा अभी आपको शफ़क़त भी बता रहे हैं कि हमारा पूरा जो अंदर का निज़ाम है, उसको समझने के लिए, हमारे माइंड को समझने के लिए, हमारे जज़्बात को समझने के लिए अक्सर औक़ात आपको
स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्चुअली नेगेटिव इमोशंस से उसका ताल्लुक है। यानी कि हमने आज ये डिस्कस करना है शफकत के अक्सर औकात आपने सुना होगा कि नफरत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि जी आई हेट दैट पर्सन, बड़ा एक्सट्रीम सा ये एक जुमला है, लेकिन अक्सर औकात की जज्बा जो है ये सुनने में आता है। और फिर जब हम नफरत की बात करते हैं तो इसका एक्चुअली लिंक बहुत सारे और जज्बात के साथ भी है। तो आज हमने अपने इस प्रोग्राम में थोड़ा सा डिस्कस करना है कि ये नफरत किसको कहते हैं, और अगर हम नफरत कर बैठते हैं या अगर हम समझते हैं कि हमारे अंदर एक नफरत है तो हमने फिर ये आज अपने प्रोग्राम में डिस्कस करना है और आपसे टिप्स चाहेंगे एंड में कि फिर हम करें क्या। लेकिन शुरू करने के लिए इस डिस्कशन को, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है और हमने ये डिसाइड किया था कि हम सिर्फ इंसानी लेवल की जो 1-to-1 जिंदगी में नफरत का लफ्ज आता है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शफकत आप ये बताइएगा कि एक्चुअली हम जज्बात या इमोशन से शुरू करते हैं, तो इमोशंस क्या होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन क्या होते हैं? देखिए, मैंने इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया रिसेंटली इसके बारे में कि हेटर्स के बारे में। तो ये एक इमोशनल डायमेंशन है, ठीक है, पूरी इमोशनल डायमेंशन है। मैं स्पेसिफिक इमोशंस में नहीं जाऊंगा कि कौन सी इमोशंस हैं, इसलिए इसमें बहुत सी इमोशंस हैं और मुख्तलिफ इमोशंस को मुख्तलिफ रिएक्शन होता है उन पे, तो ये इंसान पे डिपेंड करता है। लेकिन इस इमोशंस में एक टाइम डायमेंशन है, एक जो गुजरा हुआ वक्त, एक आज का वक्त और एक आने वाला वक्त। जो हमारी जो नफरत है, जो हमारी इमोशंस हैं जो नफरत की, उनका इंटरलिंक्ड हो सकता है गुजरे हुए वक्त के साथ। इसका मतलब ये हो कि आप आज यहाँ पे हैं लेकिन आपको किसी चीज पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो उसी चीज पे गुस्सा आए, लेकिन वो किसी पुरानी चीज के साथ इंटरलिंक्ड हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि जो आपके साथ काम हो रहा है उसने आपको ट्रिगर किया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर आप किसी इंसान को देखती हैं जिसका चेहरा जाना पहचाना किसी और के साथ लगता है, आपको उस पे अचानक गुस्सा आ जाता है, लेकिन आप पे उस पे गुस्सा नहीं है। लेकिन एक वक्त था ऐसा बंदा जिसने आपके साथ कुछ गलत बात कर दी या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको गुस्सा है अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली अब पे वो रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये एक पास्ट से एक गुस्सा आ जाता है, एक इमोशन है। और एक इमोशन ये होता है जो हेटर्स के लिए होता है, जो नफरत के लिए, वो आने वाले वक्त में। हम आने वाले वक्त से घबरा रहे हैं, हमें एक आने वाले वक्त से खौफ है, तो हमें एक किस्म का गुस्सा आता है। और गुस्सा जरूरी नहीं है कि हमारे लिए नेगेटिव हो, गुस्सा हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। इसलिए एक वक्त था जब हम गुस्से से अपनी बाउंड्रीज बना देते, गुस्से से उसको कहते बस यहाँ था, आगे नहीं। तो गुस्सा जरूरी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन इसको समझना है हमने, तब हम इनके साथ काम कर सकते हैं। इसका मतलब है शफकत, अगर हम जरा इसको डिफाइन करें कि जो हम अगर इमोशंस की बात करें तो एक पॉजिटिव इमोशन होता है और एक नेगेटिव इमोशन होता है। पॉजिटिव इमोशन वो होता है जब जिसको महसूस करने से आप अच्छा फील करें। नेगेटिव इमोशन वो होता है जो अगर आपके अंदर आए तो कम से कम आप एक अच्छी फीलिंग ना आपको आ रही हो। ठीक है जी। नेगेटिव अक्सर आपके अंदर एक किस्म का, जिस तरह के आग जल जाती है। आप अंदर से नेगेटिव हो जाते हैं और आपको गुस्सा आता है, आप काफी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, और यही आज हम डिस्कस करना है कि जो नफरत है ये इतना नेगेटिव इमोशन है कि इसको अगर हम अपने अंदर रखेंगे या पालते जाएंगे तो एक्चुअली हम बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी अंदर की इस्तेमाल कर रहे होंगे। आप खुद देखें, जब एक इंसान किसी से गुस्सा करता है तो वो गुस्सा करके कितना थक जाता है, थक हार जाता है। तो यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितनी एनर्जी वो बाउंड करती है। वो आपकी इमोशंस, आपके वो जो हरकत है, पूरा खून जो है ना वजूद के अंदर दौड़ता है इतनी तेजी से और एनर्जी इस्तेमाल करते हैं कि आप बाद में थक जाते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि ये इमोशंस ज्यादा आना हमारे लिए अच्छे फायदेमंद नहीं है। और उनको साथ साथ हमने बेसिकली उनको मैनेज करना है। जैसे अपनी अलमारी साफ करते हैं वैसे हमने अपने आप की भी अंदर साथ साथ सफाई करते जाना है। तो आज हम यानी नफरत के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब जहां तक आपने बताया शफकत, मुझे ये समझ आई कि जो एक्चुअली फिर ये नफरत का जज्बा है ये बहुत सारे दूसरे नेगेटिव इमोशन से भी जुड़ा हुआ बहन भाई है। जैसे ये गुस्सा हो गया या जी गुस्सा जब शदीद हो जाए या अगर आप उसको प्रोसेस ना करें अपने गुस्से को तो ये फिर अपने मतलब ये नफरत में तब्दील हो सकता है। या पास्ट में ऐसे अगर कोई हालात हुए हो आपकी जिंदगी में तो वो अगर आप अभी प्रेजेंट में याद करेंगे तो शायद आपके अंदर कोई नफरत का जज्बा आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर
देखें इंसान में जो मर्द औरत में है, और इसमें डिफरेंस है कि मर्द कैसे अपने गुस्से को मैनेज करता है, औरत कैसे अपने गुस्से मर्द तो को खामोश हो जाते हैं। अक्सर मर्द देखे जाते हैं कि वो, उनको डेनिश में उनको कहते हैं कि उनबीन है, कि वो डाइवर्ट करते हैं। मर्द अक्सर जब ऐसे कोई काम होते हैं वो डाइवर्ट करते हैं, और जो औरत है वो भी डाइवर्ट करती है, लेकिन फर्क ये है कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आपको बचपन से सिखाया कि किस तरीके से आपने इसको मैनेज करना है। जो जेंट्स होते हैं वो डाइवर्ट इस तरीके से करते हैं, और मैं इसका एक डायलेमा जो है उसने अपने बुक में भी ये लिखा है कि जो मॉडर्न जो 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 चल रहे हैं वहां पे आपके दो तरीके हैं उसको मैनेज करने का। एक मैनेज करने का तरीका है कि आप वो जो सोच आती है, जो गुस्से है, उसको इग्नोर कर दें और आप चल पड़ते हैं आगे की तरफ, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने इस पे काम करना है तो आपको इस गुस्से को देखना है कि ये है क्या और इसको मैनेज करना है। और अगर हम मर्द की तरफ देखें तो मर्द जो है गुस्से को अक्सर, सारे नहीं लेकिन अक्सर ये करते हैं कि वो डाइवर्ट हो जाते हैं और उस पे फोकस नहीं करते, उसकी तरफ वापस नहीं आते। इसलिए जो नफरत है वो इमोशंस है, और इमोशंस अक्सर देखा जाता है लेडीज के अंदर इमोशंस ज्यादा याद रखती हैं, और जेंट्स जो से इमोशन को याद नहीं रखते, उनको भूल जाते हैं। लेकिन वो जिस्म में होते हैं कि जगह, लेकिन उनको ब्लॉक कर देते हैं। और लेडीज अपनी इमोशंस को याद रखती हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि अगर आप 2-3 महीने बाद एक बात होती है, 2-3 महीने बाद जब लेडीज अक्सर वो याद रखती है और जेंट्स को वो याद रखती है, हाँ जी तूने मेरे साथ इस तरह किया था, और वो गुस्सा फिर 2 महीने बाद निकलता है। तो इसका मतलब ये है कि बेशक आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको हैंडल करने की वो मुख्तलिफ हो सकती है मर्दों में या औरत में, लेकिन बिल्कुल। जरूरी है कि उसको मतलब क्या जरूरी है फिर कि फेस किया जाए हाँ जी, उसको, क्योंकि बिल्कुल, वरना तो वो अंदर ये जो गुस्सा है ये फिर ये एक बच्चे की तरह पलता जाएगा, और पलता जाएगा तो वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा तो फिर वो नफरत में बदल जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। नफरत में बदल जाएगा तो फिर वो आपके रवैये से जाहिर होगा, या बिल्कुल। अंदर आपको वो तंग करता रहेगा। बिल्कुल, वो तंग करता है। और कई दफा ये होता है कि अगर आप कहते हैं ना मैं नहीं सोचता उसको, जी जी। लेकिन वो यहाँ पीछे किसी ना किसी जगह आपसे वो एनर्जी खींच रहा होता है। आप एनर्जी इस्तेमाल करें उसको ब्लॉक करने के लिए, या कई दफा आप एनर्जी करती हैं कि उसको जब वो चीज सामने आ जाए, वो रिएक्ट हो जाए, तो फिर आप ब्लॉक करती हैं उसको दबाने के लिए। तो इसमें बहुत एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो सबसे मेन चीज ये है कि ये इतना सिंपल काम नहीं है। नहीं, और ये हम एंड में डिस्कस करेंगे। हाँ, अपने इतना प्रोग्राम सिंपल में। काम नहीं है। इसको मैनेज करने के लिए आपको काफी अवेयरनेस चाहिए। आपको सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा इसको कि इसको मैनेज कैसे करना है। तो जब हम हेटर्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें मैंने लफ्ज निकाले कुछ कि वो कौन-कौन से ऐसे लफ्ज हैं जो इसके साथ इंटरलिंक करते हैं। तो इसलिए कि अब हम नफरत के बारे में कर रहे हैं, तो नफरत इंटरलिंक्ड है और भी बहुत से कामों के लिए। जैसे कि अगर हम नफरत करते हैं तो हमें गुस्सा आता है, तो गुस्सा भी नफरत से इंटरलिंक है। और उसके बाद हमें नफरत एक तो नफरत होती है वो जो हमारे अंदर होती है, लेकिन हमारा जो ना दिल खराब होता है किसी चीज से, वो भी इसका एक शाख है। और उसके बाद हम दूसरे को दुश्मन बना लेते हैं अपना, वो भी इसी नफरत से इंटरलिंक रखता है। और फिर हम एग्रेसिव हो जाते हैं। गुस्सा, एग्रेसिव, वो हमारा रिएक्शन है। उसके बाद हमारा आ जाता है कि हमारे जेलसी आ जाती है, और जेलिसी के बाद हमें आ जाता है कि क्या कहते हैं उसको, बदले की ख्वाहिश। आग, बदले की आग भी इसी के साथ इंटरलिंक रखती है। तो ये एक किस्म की एक नफरत की एक फैमिली है जो इकट्ठी रहती है, और इसमें से बहुत से ऐसी चीजें होती है जो हमसे निकलती हैं जब हम इस फेज के अंदर होते हैं। इसका मतलब है ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताया कि इसकी इतनी डेफिनेशंस हैं, क्योंकि अक्सर अगर आप पूछें किसी से कि आप नफरत को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे देखते हैं, तो हर बंदे की डेफिनेशन मुख्तलिफ होगी। बिल्कुल। और ये जो आप बता रहे हैं कि इसकी इतनी मीनिंग्स हैं और ये सब इंटरलिंक्ड है, तो ये भी एक चीज जाहिर है कि ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इमोशन है। बिल्कुल। इसकी इतनी शाखें हैं, इतनी ब्रांचेस हैं। हाँ जी। और ये इमोशन सबसे जो आज के वक्त की सबसे मुश्किल तरीन मसला है ये नफरत का इमोशन। नफरत। जी, और मैं आपको बताती चलूं, पता है साइंस में काफी 2008 में गालिबन कुछ रिसर्च हुई थी इस पे, जिसमें कुछ पेशेंट्स को लिया गया था देखने के लिए कि एक्चुअली दिमाग में हो क्या रहा होता है जब नफरत आप फील कर रहे होते हैं। तो ये देखा गया कि मेरे ख्याल में 50 के करीब लोग थे, और उन्हें कुछ पिक्चर्स दिखाई गई जिनसे वो ये था कि वो नफरत करते हैं या करते रहे हैं।
और यकीन कीजिए कि ये देखा गया कि हेड सर्किट है हमारे दिमाग के अंदर जो कि एक्टिव हो जाते हैं। अभी इस पे रिसर्च हो रही है और नॉलेज हमारा काफी कम है। जैसे कि मुझे लगता है कि बाकी इमोशंस बहुत डिफाइंड हैं, लेकिन जो हेट्रेड या नफरत का इमोशन है इसके बारे में बहुत कम पता है। लेकिन इतना पता है अब कि एक्चुअली कुछ ब्रेन में ऐसे हिस्से हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं, हेड सर्किट उनको कहा जाता है। आप यहाँ तक देखें कि एक साइकोलॉजिस्ट है अमेरिका का, और उसने एक रिसर्च की जो जेल में लोग बैठते हैं, जो जेल में गए हैं, और उनके लिए वो जो साइकोलॉजिस्ट है वो उसका नाम था फरीक अल्फोंस, और उसने रिसर्च किया। तो उसने एक कैदी से पूछा कि तुझे इतनी नफरत क्यों है? कहता है कि मेरा दिमाग नफरत से एनर्जी लेता है। तो उसका कहता है कि बिल्कुल आप सोचें, तो वो कह रहा था कि मेरा दिमाग नफरत से एनर्जी लेता है, मैं हर वक्त सोच रहा है तो किस तरीके से मैं अगले इंसान को नुकसान पहुंचाऊं, और उधर से मुझे तसल्ली होती है। आप खुद अंदाजा लगाएं। तो फिर उसने उसका कंक्लूजन बनाया उस रिपोर्ट का कि कुछ ऐसे इंसान हैं जो नफरत के बगैर रह नहीं सकते। वो रिलेशनशिप में इसलिए रहते कि उनको नफरत मिल रही और उनको आदत पड़ गई होती है, आदत पड़ गई होती है। और हम वही आज प्रोग्राम के एंड में डिस्कस करेंगे कि ये जो आदत अगर हमने नई अपनानी है नफरत को निकालने की, तो ये भी एक बड़ा लंबा काम है जो आपको करना पड़ेगा। हम जरूर डिस्कस और करेंगे। ये काम इतना जरूरी है कि इसके अलावा और रास्ता नहीं है। अगर आप एक आसान और पीसफुल लाइफ चाहते हैं, दलाई लामा एक किताब में लिखता है कि जो बच्चे हैं, उसने रिसर्च किए, जो बच्चे हैं जो बाद में जाके उनके नफरत पैदा होती है और वो हमेशा गुस्से में रहते हैं, और जो रेसिस्टनेस जो इसमें कहते हैं वो भी नफरत ही है किस्म की। तो वो कहते हैं कि वो बच्चे जिनको शुरू से सिखाया नहीं गया मोहब्बत प्यार, तो फिर इंसान सोचता है कि हम हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ प्यार करता है, लेकिन कुछ ऐसे माँ बाप हैं जो हकीकत में प्यार नहीं कर सकते। ये अगर बच्चे को शुरू में 2-3 मिनट के लिए प्यार देना वो इनफ नहीं होता कई दफा। तो आपको एज ए पेयर, माँ बाप, आपका इंटरलिंक कनेक्शन माँ और बाप के अंदर एम्पैथी होगी तो बच्चा वो सीखता है, वो बाद में सीखता है कि मेरे माँ बाप एक दूसरे के साथ क्या है, वो दूसरे लोगों के साथ कैसे हैं, और वो दूसरे लोगों के साथ किस बारे में बात करते हैं। तो आप देखिए, एक जो बच्चा जिसको हमें परवरिश करनी है वो हमसे बहुत कुछ सीखता है कि हम क्या करते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों को भी फोकस करें और हम अपने ऊपर भी फोकस करें कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज हमने ये डिस्कस करना है शफकत के नफरत जैसे हम अक्सर सुनते हैं। देखिए, जो लोग दूसरे लोग जो कर रहे हैं हमारा उसके ऊपर कभी भी बस नहीं हो सकेगा। बिल्कुल, हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कि दूसरे लोगों का रवैया, या वो क्या लिख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नफरत का इजहार कर रहे हैं। हम बेसिकली अपने आप के साथ ही काम कर सकते हैं ना, और अपने आप को ही हमने एक बैलेंस्ड मोड में लेकर आना है कि हमारी जो माइंड की दुनिया है उसमें एक पीस और बैलेंस आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक समंदर की तरह है जहां पर लहरें जब उठती हैं तो हमारी जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स पे भी इसी तरह से लहरें उठती हैं, लेकिन वही लहर फिर जाके समंदर में गिर जाती है। इसी तरह से हमने अपने आप को ये चीज सिखाना है कि जो नेगेटिव इमोशंस आएंगे या हमने उनको एड्रेस कैसे करना है ताकि हमारे माइंड में दोबारा से पीस आ जाए। तो आते हैं इसकी तरफ दोबारा वापस नफरत की तरफ के आपने बताया फिर ये कि ये एक नेगेटिव इमोशन है, इसका ताल्लुक आपके पास से हो सकता है, इसका ताल्लुक शायद आपके प्रेजेंट से भी हो सकता है, जहां पर शायद लोग आपको एक बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। गुस्सा अगर बहुत देर तक रहे तो अगर उसको प्रोसेस ना करें तो आहिस्ता आहिस्ता वो नफरत में तब्दील हो सकता है। बिल्कुल। आप देख लें यहाँ पे हमारे इस्लाम में है कि अगर आप किसी से गुस्सा करें, अपने भाई के साथ गुस्सा करें, तो आपको मैक्सिमम 3 दिन दिए जाते हैं। 3 दिन? आप तो ये तो 3 दिन, इधर तो 3-3 साल, 3-3 सदियां। तो आप खुद देखें, अगर हम अपने मजहब के मुताबिक चलें तो वहां पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि आप 3 दिन तक गुस्सा रख सकते हो, उसके बाद फिर अल्लाह ताला भी आपसे नाराज हो जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रख सकते हैं, 3 दिन। तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे भी अल्लाह ताला इंसान को बताता है कि आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और उसकी एक बाउंड्री बनानी है, मैक्सिमम 3 दिन। उसके बाद आपको सेंस आ जानी चाहिए वापस, या आपने कोशिश करनी है। अगर आती नहीं है तो आपको प्रोफेशनल मदद की जरूरत है, इसलिए कि ये आपको अंदर से खा जाती है दीमक की तरह। और शायद शफकत ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हम
नफरत जिसको समझ रहे होते हैं वो शायद नफरत ना हो। अक्सर ये भी होता है ना कि क्या पता वो एक्सट्रीम गुस्सा ही हो, जैसे हम अक्सर औकात सुनते हैं कोई कह रहा है कि, या कोई कहता है कि आई जस्ट हेट दैट पर्सन। ये जुमला जब आप कहते हैं कि मुझे उससे नफरत है, का मतलब ये है कि आपको उस इंसान में कोई अच्छी चीज नजर ही नहीं आ रही, और ये तो एक नामुमकिन सी चीज है कि किसी भी इंसान में बिल्कुल भी कोई अच्छाई ना हो। तो शायद हम इसका, आपको नहीं लगता कि ज्यादा गलत इस्तेमाल भी करते हैं इस लफ्ज का? हाँ, इसलिए कि ये कई दफा लफ्ज इस्तेमाल सोचे समझे बगैर किया जाता है, इसलिए कि हमें एक तो जाहिर सी बात है अगर हम इस पे रिसर्च करते हैं हम समझ आती है इस लफ्ज का मतलब क्या है, मानी क्या है, तो और इस पे दूसरे का असर क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये हमें हर सूरत नॉलेज लेना चाहिए, और या तो हम किताबों से नॉलेज लें या हम इस तरह रेडियो या दूसरे लोगों से नॉलेज लें इसके बारे में कि नफरत अगर हम किसी से करते हैं तो क्या वजह है। कई दफा हम ये जो हेट करते हैं ये जरूरी नहीं है कि पर्सनली है, ये उसका जो कहते हैं ना कि आप अगर किसी से नफरत करें तो इंसान से नफरत ना करें, इसलिए अल्लाह ताला ने सबको बनाया। तो अगर हम अल्लाह ताला के इंसान से नफरत करेंगे तो अल्लाह ताला से हम नाराज, अल्लाह ताला को हम नाराज करें। लेकिन अगर उसके अमाल ऐसे रवैये से तो आप उसके रवैये से नफरत कर सकते हैं। जैसे कि आपने या मैंने कोई ऐसा काम किया जो आपको पसंद नहीं आया, तो आप उस काम से नफरत करें कि वो काम मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन ये बहुत मुश्किल है शफकत, क्योंकि होता ये है कि जिस तरह से हमारा इंटरेक्शन हो रहा होता है, और अक्सर दुख भरी बातें, दुख वाले हालात से इंसान गुजरता भी है, बिल्कुल, और लोग ऐसी ऐसी बातें कर भी जाते हैं जिससे इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है डिफरेंशिएट करना कि ये बेसिकली इंसान का रवैया है या वो इंसान खुद है जो ये नफरत दे रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि रुक कर हम सोचें थोड़ी देर। इसमें नॉलेज चाहिए, हमें समझ चाहिए कि हमें हर सूरत में हमें इंसान से नफरत नहीं करनी। बात यहाँ पे खत्म होती है कि हमें इंसान से नफरत नहीं करनी, पीछे रह गया, पीछे रवैया रह गया। तो फिर जब भी आप गुस्सा करें आप रवैये पे गुस्सा करें, आप रवैये पे फोकस करिए, ये रवैया मुझे पसंद नहीं आया। तो जब आप रवैये पे गुस्सा करेंगे तो आपका जो इंटरएक्शन है दूसरे बंदे के साथ वो पर्सनली नहीं होगा, फिर वो रवैये के साथ लिंक करेगा और आपके जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाएंगे वहां पे वो भी डिफरेंट होने शुरू हो जाएंगे। और ये अगर हमारे माशरे में अक्सर, अब तो आपको पता है, ये आपने इतनी जबरदस्त बात की है, क्योंकि आप देखें शफकत, अक्सर हमारे माशरे में भी अब डिजिटल दौर है तो लोग सोचे समझे बगैर, लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल मीडिया, उस पे भी चीजें टाइप कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, अक्सर औकात नफरत से भरे हुए जुमले भी होते हैं जो कि दूसरे को अटैक कर रहे होते हैं। तो अगर हम रुक के थोड़ी देर सोचें कि आपने, पहली बात है कि हम होते कौन है किसी पे तनकीद करने वाले, लेकिन अगर अगला बंदा आपको इजाजत देता है कि आप उसको तनकीद करें तो उसके रवैये पर करें। आपको अक्सर ये नजर आएगा कि जिनके अंदर नफरत भरी होती है या गुस्सा होता है किसी चीज का, हमें नहीं पता, तो वो अक्सर इसी तरीके से दूसरों को मुखातिब होते हैं। और अक्सर ये होता है कि जब हम किसी से मुखातिब होते हैं तो हमें अक्सर अपना अक्स नजर आता है। तो एक और साइकोलॉजिस्ट वो भी कहता है कि जब हम किसी और इंसान के सामने खड़े होते हैं तो अगर कई दफा हमें उसकी कोई ऐसी रवैया या उसकी आदत या उसके चेहरे पे कोई ऐसी चीज जो हमें अपने साथ कंपैरिजन करते हैं, जो हमारे साथ मिलती जुलती हो, कई दफा हम नफरत करते हैं उससे, लेकिन हकीकत में वो नहीं होता, हमारी अपनी चीज होती है जिससे हमें नफरत हो रही है। तो यार ये कि इसका मतलब है नफरत इसलिए भी आ सकती है कि हमें अपना अक्स उस बंदे में नजर आ रहा होता है, या वो बंदा वो कुछ कर सक रहा होता है जो हम नहीं कर पा रहे होते, वो भी तो वो भी एक जेलसी, वो जेलिस में आ जाता है। ठीक हो गया। तो अब शफकत हमने डिस्कस कर लिया कि नफरत जो है ये एक नेगेटिव इमोशन है, इसके मुख्तलिफ ट्रिगर फैक्टर्स हो सकते हैं, हर बंदे का ट्रिगर फैक्टर डिफरेंट है, इसलिए जो नफरत का जज्बा आएगा इंसान के अंदर वो उसकी वजह जो है वो डिफरेंट होगी। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि मतलब एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इस्लाम में ये है कि 3 दिन तक आप गुस्सा, 3 से ज्यादा गुस्से का जज्बा ना रखें आप, यानी कि वही बात होगी ना कि आपने प्रोसेस करना है, उस गुस्से को तोड़ना है, उसको डिफ्यूज करना है। तो अब आते हैं हम इसकी तरफ कि एक्चुअली अगर ये जज्बा हमारे अंदर आ गया है या ये फीलिंग हमारे अंदर आ गई है या हम समझ रहे हैं कि हम इसको मतलब एक भारीपन महसूस हो रहा है, किया क्या जाए, इसको कैसे हम निकालें अपनी जिंदगी में से? बिल्कुल, तो ये इस बॉल को कब इस्तेमाल करते हैं? इसको बॉल को भी इस्तेमाल करते हैं। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है
और इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, इसलिए कि आप जब फैसला कर लेते हैं कि मैंने इस रास्ते निकलना है तो आप कर सकते हैं। मैं एक कोट आपको सुनाना चाहता हूँ इंग्लिश में, दलाई लामा की बुक से है। वो कहता है, वन थिंग यू शुड रिमेंबर इज दैट mental transformation take time and are not easy. I think some people from West, where technology is so good, think that everything is automatically. You should not expect this spiritual transformation to take place within a short period. That is impossible. Keep in mind it can take constantly effort. Then after 1 year, 5 year, 10 year, 15 year, you will eventually find some change. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इस रास्ते पे चल पड़ते हैं तो उसमें 1 नहीं 5 की एक दफा 10-15 साल लग सकते हैं इसको चेंज होने में। लेकिन जहां तक मैं इस चीज को देखता हूं तो मैं समझता हूं ये एक मस्ट मूवमेंट है, ये एक मस्ट स्पिरिचुअली चेंज आनी चाहिए और हमारा फर्ज है हर एक इंसान का कि हम ये चेंज करें, इसलिए कि ये इंसान और दूसरे इंसान के दरमियान का जो इंटरलिंक है उसको बेहतर करता है और ये हर सूरत इस्लाम की टीचिंग है। और हदीस भी तो है ना, हदीस भी है, आपका अगला दिन जो है वो पिछले गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए, यानी कि बेहतरी हर वक्त हमें अपने अंदर एक लेकर आनी है, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट लानी है। कितनी प्यारी बात की आपने कि ये एक लंबा सफर है, लेकिन लेट्स से आज अगर हम शुरू करना चाह रहे हैं, आज अगर हमें कोई सुन रहा है, देख रहा है और हम ये वो महसूस कर रहा है कि उसके अंदर किसी ना किसी वजह से कोई नफरत का जज्बा है, एक्सट्रीम किस्म का एंगर है जो उसने दबाया हुआ है, इस वो क्या कहते हैं वो पतीली से ढक्कन कैसे इंसान उठाए, क्या करे? हाँ जी, और अब मैं ये बॉल लाता हूँ। हाँ जी, इसकी बारी आ गई। तो ये देखें जी, हमारे दिमाग के अंदर एक तो है हिप्पोकैम्पस और एमिग्डाला है, और वो छोटे छोटे साइज के हैं, और जो हिप्पोकैम्पस है वो कई दफा छोटा होता है और कई दफा वो मूव करता है और बड़ा हो जाता है। और हिप्पोकैम्पस का ये काम है कि वो हमारा जो हाजिर दिमाग है उसको एनर्जी देता रहे ताकि वह हम हाजिर दिमाग काम करते रहें। और अक्सर लोग इसको यकीनन पहचानेंगे कि जब हम एमिग्डाला के अंदर चले जाते हैं तो हमारा हाजिर दिमाग नहीं होता। अगर हमारे सामने कोई अच्छे से अच्छा बंदा भी हो तो हम उसको मारने के लिए तैयार होते हैं। एमिग्डाला में ये है ना, इसको कहते हैं कि ये इमोशनल ब्रेन है, मतलब आपके जज्बात सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल, तो वो भी कई दफा बड़ा हो जाता है। अच्छा। और अगर आपका एमिग्डाला इतना बड़ा हो जाता है और वो हिप्पोकैम्पस से भी बड़ा हो जाता है तो आप उस इख्तियार से बाहर हैं कि आप सोचे समझे कोई हरकत करें, यानी हाईजैक कर लेते हैं, हाईजैक, बिल्कुल, ठीक है ना। और यहाँ पे अक्सर कहते हैं अब हम जानवर की हालत में आ गए, जब ये हम इसको ये बड़ा हो गया। अच्छा। तो हम जानवर की हालत में, यहाँ पे कोई भी आपको समझ नहीं दे सकता, सूझ नहीं दे सकता, आपके हाथ में जो भी होगा आप वो करेंगे और आप वो गलत काम करेंगे जो आपको बाद में पछतावा होगा। और अगर आप गुस्से की हालत में आपका जो एमिग्डाला इतना बड़ा हो चुका है तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ये तो बड़ी दफा दिन में होता है, इस तरह से बहुत दफा होता है और ये हम मैनेज करते रहते हैं और ये इस तरह मूव करता रहता है। और कई दफा आप ऐसे इन्वायरमेंट में होते हैं, आपका एमिग्डाला बड़ा रहता है और आपके जो भी फैसले होंगे यहाँ पे गलत होंगे, बिल्कुल आपके सब फैसले गलत होंगे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर हमने अच्छे फैसले करने तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपना गुस्सा और अपना एमिग्डाला कंट्रोल में करना है, और ये आसान काम नहीं है लेकिन नामुमकिन काम भी नहीं है। और यहाँ पे दलाई लामा बात करता है सिंगल पॉइंट क्या कहते हैं, सिंगल पॉइंट मेडिटेशन। और सिंगल पॉइंट मेडिटेशन जो हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो है सांस का कंट्रोल, सांस पे फोकस, जो सिंपल है। जब आप गुस्से में आ जाते हैं और एमिग्डाला बड़ा हो जाता है तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी सांस कंट्रोल करें। इसलिए सांस आप यहाँ पे लेना शुरू कर दें, आप गहरी सांस ले लेते हैं, गहरी सांस लें। और रवायत में भी ये है कि सुन्नत में है कि अगर आपको गुस्सा आए तो बैठ जाएं, अगर आप बैठे हुए हैं तो उठ जाएं, और अगर आप कुछ भी नहीं करते तो लेट जाएं या उस माहौल से निकलें। तो आपको इन चीजों में इन चीजें करनी है, लेकिन यहाँ पे नामुमकिन।
इसका मतलब ये हुआ शफकत कि अगर मैं आपका ये बोरो करूं जरा, लेट्स से कि हम ये एक इंसानी दिमाग को डिस्कस कर रहे हैं, और जब ये इस तरह से अमिगडाला जो हमारा जज्बात का सेंटर है, जब ये एक्सपैंड हो जाता है, तो ये एक वो इलामत है जहां पर आपको कोई फैसला नहीं करना, क्योंकि आपका दिमाग बेसिकली हाईजैक हो जाता है। हमने अपनी प्रैक्टिस के साथ, जैसे आपने बताया, या ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ ये कोशिश करनी है कि इस हालत में जब हम हो तो हम रिएक्ट ना करें। हाँ जी, हमने रिस्पॉन्ड करना है। जी, आप इस हालत में हमारे पास 3 रिस्पॉन्सेज होते हैं। ठीक है। या तो हम लड़ते हैं, या तो हम बिल्कुल चुप खामोश हो जाते हैं, और या भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं, मेंटली तौर पे या फिजिकली। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स करना आपके इख्तियार से बाहर है। ठीक है, यानी इसको वापस आना है। अगर इसको वापस आना है। जब आपका जो एमिगडाला इस हालत में वापस आ जाता है, फिर आपके पास इख्तियार होता है। अक्सर देखिए ना कि अगर आप, कुछ लोगों को गुस्सा आता है कि उनको थोड़ा टाइम मिल जाए, उनकी सेंसेस वापस आने शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है अगर गुस्सा आया, जो कि हमें अक्सर आ रहा होता है, और हम यहाँ पर हैं, तो हम वहां पे थोड़ी देर रुकें, अपने आप से हम थोड़ी सी काउंट कर लें, 10 तक गिन लें, 10 तक गिनती भी कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और जब ये अमिगडाला वापस आ जाएगा, तो हम एक थोड़ा सा हाजिर दिमागी आप बिल्कुल फैसला कर सकेंगे। और ये करने से, ये एक्सरसाइज करने से एक्चुअली हम उस गुस्से को भी निकाल रहे होंगे, जो कि नफरत में तब्दील होने से हम बचा रहे होंगे उसको। मेरा ये पिछले दिनों कल ही रिसेंटली मेरे दोस्त ने फोन किया, वो भी एक प्रोसेस के अंदर है, वो भी एक स्पिरिचुअलिटी चेंज आ रहा है उसके अंदर, और वो भी अभी शुरू किया उसने काम करना। तो ये पिछले दिनों बात कर रहा था कि उसने गाड़ी से दरवाजा खोला तो किसी ने पीछे से हॉर्न बजा दिया, तो उसको बहुत गुस्सा आया उस पे, और उस पे बुरा भला कह दिया। तो जब उसने दरवाजा बंद करके गाड़ी के अंदर बैठा, तो कहता गलती तो उसकी नहीं थी, उसने तो मुझे बचाने की कोशिश की। तो कहता जब मैंने अपने आप से ये बात की कि गलती मेरी है और उसने तो बस मुझे बचाने की कोशिश की है, तो कहता है मेरा गुस्सा इस तरह वापस आ गया और मैं अपनी सेंसेस में वापस आ गया। तो ये एक प्रोसेस है। तो मैंने कहा मुबारक हो कि ये तूने पहली दफा ऐसा काम किया जहां पे तूने रिफ्लेक्ट किया, और बहुत कम लोग देखा जाता है जो इस तरह रिफ्लेक्शन देते हैं अपने आप को। तो ये इसका मतलब हुआ कि ये भी बहुत जरूरी है। एक तो हमने टेक्निक के जिक्र, आपने जिक्र किया कि अगर हमने अपने अमिगडाला को छोटा करना है, वापस लेकर आना है, तो हमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम डेफिनेटली अगर रोजमर्रा के बेसिस पे बैठ कर रिफ्लेक्ट करना शुरू करें, शफकत, हाँ जी, बिल्कुल, लिखना शुरू करें। जी, जी। आपको पता है ये भी तो एक किस्म की वो जज्बात को डिक्लटर करता है ना, हाँ कि बैठ के आप लिखें। जी बिल्कुल, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लिखने से अपने इमोशंस के इजहार कर सकते हैं, और कुछ लोग ड्राइंग करने से अपने इजहार कर सकते हैं, और कुछ लोग बाहर चलने से, नेचर देखने से अपने इजहार कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ वो बात कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्पॉन्स। जो सुनने वाला बंदा हो, वो जज नहीं करेगा, आपको सुनेगा, आप कह देंगे, और अक्सर आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो बात करते करते आपको जो कानों से अपनी आवाज कानों के अंदर आती है, वहां पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। तो बहुत से तरीके हैं, और एक तरीका हर बंदे को सूट नहीं करेगा, यकीनन। Exactly. इसका मतलब है कि आपको अपना वो तरीका ढूंढना है जो आपके ऊपर बिल्कुल सूट करता है। बिल्कुल। तो हमने ब्रीदिंग का डिस्कस किया, आपने कहा कि इसका इजहार भी कर सकते हैं हम, लिख सकते हैं हम, जी, और ड्राइंग कर सकते हैं। माफ करने का क्या है इसमें शफकत? लेट्स से कि अब पुरानी नफरतें हमने अपने अंदर रखी हुई, या कोई हालात ने ऐसा आपको कुछ सिखाया है कि आप या उन हालात से या उन लोगों से ना चाहते हुए भी नफरत आ गई है दिल में। लेट्स से कि किसी ने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया है, अगेन हमारा कंट्रोल नहीं है दूसरों के ऊपर, लेकिन चले ये होता है जिंदगी में कि इतना बुरा सलूक किया है, और आप वो नफरत के जज्बे लेके बैठे हैं, और आपसे वो ये भी हो सकता है कि आप उस इंसान से छुटकारा हासिल कर सकें, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, रिश्ते वगैरह। क्या किया जाए? हाँ जी, यहाँ पे एक बहुत मजे की बात है दलाई लामा की, मैं फिर रेफरेंस देता हूँ, और वो कहता है कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग जो एनवायरनमेंट में हैं, जो आप गुस्सा रखते हैं, हेटर्स रखते हैं, वो आपके मास्टर है। वो कहता है वो आपके मास्टर है। हाँ, वो आपके मास्टर है। तो मैंने जब पढ़ा, मैंने कहा ये क्या अजीब सी बात है कि वो मास्टर है। तो वो कहता है कि आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जिनसे आप प्रैक्टिकल सीख सकते हैं। वो कहता है नॉलेज इज नथिंग विदाउट विजडम। सही बात है। तो विजडम का क्या? विजडम वो चीज है जो आप थ्योरी लेके प्रैक्टिकल इस्तेमाल करते हो, अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं उसको। तो वो कहता है
तो जो आपके इर्द गिर्द के लोग गुस्से में हैं, आप उनको अपना मास्टर समझें, यानी कि हम उनकी कदर करें। उनको आप कदर करें। वो कहता है आप उनकी कदर करें। अच्छा, ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलते हैं। नहीं आप बहुत। उनको कदर करें और आप उनसे सीखें। कैसे? कैसे कि आप अपने आप को बैलेंस में रखें। यानी कि लेट्स से कि कोई आपको गुस्सा दिला रहा है अगर, और ये आप में हो रहा है, तो आप ये मौका यहाँ पे जाने ना दें। और बिल्कुल ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ मेरी पे। नाज़िर सामीन, आप उन सब लोगों को ढूंढें अपनी जिंदगी में जो बिल्कुल। आपको गुस्सा दिलाते हैं और ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है। ये सबसे कहते हैं ये सबसे बेस्ट, ये विजडम है, ये आपका कंट्रोल है। आप थ्योरिकल बातें कर रहे हैं और आप सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन ये जब आपके सामने आता है गुस्से वाला बंदा और आप यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं आप। इसका मतलब वो शफ़क़त जिसको प्रैक्टिकली हमें करके दिखाते हैं। लेट्स से कि आप इस वक्त मेरे मास्टर हैं, ठीक है? बिल्कुल। आप में ये सलाहियत है कि आप मुझे बिल्कुल। गुस्सा दिला सकते हैं। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। भी मेरा ट्रिगर हाँ जी। पॉइंट हो सकता है। जी। तो अब आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। मैं गुस्सा दिलाता हूँ दिला रहे हैं आपको। और ये मैं ऐसे को आपको गुस्सा दे रहा हूँ। मैं आपको गुस्सा दे रहा हूँ और आपका जो है अमृतला इतना बड़ा हो रहा है। बिल्कुल। और अब आप मुझे कह रहे हैं कि आप मेरे मास्टर हैं एक्चुअली। जी। इसका मतलब ये है कि मुझे आप मुझे सिखा रहे हैं, एक बिल्कुल। मौका दे रहे हैं जी, जी। अपने आप को बेहतर करने का। बेहतर करने तो का। जब आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं तो मैंने अपने आप से कहना है ओके हुमा स्टॉप, यू आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट, यू आर गोइंग टू बिल्कुल। रिस्पॉन्ड। बिल्कुल। और मैं सांस लूंगी, गहरे-गहरे दस्तक बिल्कुल, गिनूंगी और बिल्कुल। ये मेरा अमिगडाला छोटा हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिकल सीखा जाता है। और आप इस लिहाज से भी मेरे मास्टर हैं। बिल्कुल। तो ये मुझे आपकी कदर करनी चाहिए एक्चुअली कि कि मैंने जो आपको कुछ सिखाया। ये तो फिर बहुत ही उल्टा हो गया काम। हाँ। इस तरह से तो बहुत सारे लोग हैं हमारे हुँ। इर्द-गिर्द जो हमें इसका मतलब है इट्स ऑल अबाउट यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस योर लिमिट्स और अपने आप को बिल्कुल, बिल्कुल। बैलेंस में। और यकीन करें आप जब ये काम करेंगे तो आपके पास ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आप दूसरे तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, उनके साथ ऐसे जवाब देते हैं, आप उनके साथ इतना रिलैक्स गुफ्तगू कर सकते हैं कि वो आपको गुस्सा नहीं देंगे। आपका जो सा अमिगडाला है वो बिल्कुल इधर ही रहेगा, आप कंट्रोल में रहेंगे। बेशक वो इस तरह छलांगे मारना शुरू कर रहे हैं, आपके अंदर इस तरह हो रहा होगा, लेकिन आप कंट्रोल में हैं और आपको उसको ऐसे रिस्पॉन्स दे सकते हैं ऐसी जगह से कि आपको खुद भी एनर्जी मिल रही होगी और अगला बंदा भी आप पे गुस्सा नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया। तो हमने काफ़ी मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस की हैं। आपने अब ये बहुत ज़बरदस्त बात बताई है एंड में कि जो लोग हमें गुस्सा दिला रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो हमें कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं जिनसे हमें गुस्सा आ रहा है, हम उनका एक्चुअली उनकी कदर करें, उनकी कदर उनको करें। समझें कि वो हमारे मास्टर हैं और वो बिल्कुल। हमें एक्चुअली एक सीखने का मौका दे रहे हैं कि हमने बिल्कुल। अपने जज़्बात को कैसे कंट्रोल करना है। इब्राहिम लिंकन ने भी बड़ी प्यारी बात की थी शफ़क़त के मैन इज़ फॉर नन एंड चैरिटी फॉर ऑल। बिल्कुल। लाइक नफ़रत किसी के लिए ना रखो आप, लेकिन चैरिटी फॉर ऑल एंड एवरी डे। बिल्कुल। यानी कि फिर बात आ जाती है कि हम साथ-साथ कंपैशन प्यार भी बाँटे फिर हम बिल्कुल। साथ-साथ, और राइट? दलाई लामा भी कहते हैं कंपैशन आप दूसरों के लिए केयर करें और यहाँ पे भी आप दूसरों के लिए केयर कर रहे हैं और हकीकत में जब आप दूसरों की केयर करते हैं, हकीकत में आपको सब कुछ खुद मिल रहा होगा। मेरे ख्याल में मैजिक इसमें यही है हाँ। कि अगर ये बात समझ आ जाए कि जब हम दूसरों से कनेक्ट होते हैं या वाक़ई में दिल से कुछ करते हैं दूसरों के लिए, तो वो एक्चुअली आप अपने ऊपर एक अपने एहसान कर रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। माफ़ करने में से भी जो हमने ज़िक्र किया शफ़क़त, एक्चुअली ये मुश्किल काम है बहुत माफ़ करना। लेकिन लेट्स से कि अगर आप उन लोगों को जिन्होंने आपको नफ़रत दी है या जो भी है माफ़ करते हैं, तो वो आप अपने आप को माफ़ कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हकीकत में देखें हेट्रेस हम बाहर की तरफ कर देखते हैं, लेकिन हेट्रेस अंदर की तरफ भी आती है। हम अपने ऊपर नफ़रत करते हैं और अक्सर औरतों में, बच्चियों में ये देखा जाता है कि वो नफ़रत करते हैं अपने आप से, अपने गलत कामों से, अपने गलत फिगर से, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे वो प्यार नहीं करती। उनके अंदर नफ़रत पैदा होती है अपने लिए। तो उसको कैसे कम किया और जाए? उसके लिए भी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप कंट्रोल नहीं होते, आपको प्रोफ़ेशनल सेल्फ हेट, जी। बिल्कुल सेल्फ हेट, आपको प्रोफ़ेशनल ज़रूरत है यहाँ पे। इसलिए ये आपको बाउंड करके रखती है और आपके लिए बहुत बड़े मसले पैदा कर सकती है। और यहाँ पे ये है कि अगर आप उस हालत में हैं और अक्सर यूथ में देखा जाता है, लड़कियों में और लड़कों में भी देखा जाता है, लेकिन लड़कियों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि वो अपने ऊपर हेट करती हैं। हम अक्सर कहते हैं आपके पास एक हथौड़ी है और सिर्फ़ आपके पास एक ही औज़ार है, वो हथौड़ी आप क्या करेंगे? अपने सर पे मारेंगे। और उनके पास और कोई काम नहीं होता अपने ऊपर मारने के अलावा हुँ। और उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको नुकसान तो होता है। इससे भी निकलना बहुत ज़रूरी है, बहुत क्योंकि ज़रूरी है। आप यहाँ पर जो है वो इस हालत में होते हैं फिर, राइट? बिल्कुल, ये वाली बिल्कुल, हालत में बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख़्याल में रज़ा भाई जो है वो सवाल करना चाह रहे हैं इस हवाले से। जी प्लीज़ आप। जी डॉक्टर उमा सवाल नहीं है, मेरा एक कमेंट्स है और ज़ाती एक्सपीरियंस है। 2 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि ये जो नफ़रत है यानी हम कहते हैं आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ या है ज़रा,
तो उसमें मैंने ये सीखा कि जब आप ये करते हैं तो आपका दिमाग जो है वो उन लोगों को देखना भी गवारा नहीं करता, पसंद नहीं करता। और शायद समटाइम इंसान से गलती होती है और गुस्से में बहुत कुछ कह जाता है। तो जब आप नफ़रत की तरफ चले जाते हैं तो आप वापस नहीं आ सकते, यानी माफ़ी जो माँगनी है आपने, वो एक इंतहाई मुश्किल काम जो है वो हो जाता है। तो इसलिए एक्सट्रीम, यानी नफ़रत को मैं एक्सट्रीम कहता हूँ। तो उस लेवल तक जो है वो नहीं जाना चाहिए कि आप वापस ना आ सकें। तो ये मैंने चीज़ें अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी में देखी, यहाँ पे जो हमारी तंज़ीमें हैं उसमें किस तरह लोग काम करते हैं, एक-दूसरे के बारे में क्या कहते हैं, फिर आखिर में जाके एक हो जाते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता था कि ये किस तरह कर लेते हैं। ये एक बड़ा हुनर है कि पहले किसी को जो है बुरा-भला कहना, फिर बाद में आके आप जो है उन्हीं के साथ बैठ के टेबल पे खाना भी खा रहे हैं, गप्पे भी मार रहे हैं। तो जो मैंने उससे सीखा कि नफ़रत जो है वो नहीं करनी, क्योंकि इस्लाम भी कहता है कि आप सलाम करें, ठीक है? सब सलाम करने में पहल करें। तो जब आप नफ़रत करते हैं तो आप सलाम में पहल नहीं करते। तो जब आप सलाम में पहल करते हैं तो वो जो आपके थोड़ी-सी जो खिड़की होती है वो खुली रहती है, और हो सकता है 10वीं मर्तबा बंदा पूछ लेता है कि जी सुनाएँ आपका क्या हाल है? तो यानी उसमें जो है वो भी आपके लिए एक लेसन है। जो इस पे मैं ज़ाती जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो मेरा बेटा, मैं उसको कहता हूँ कि जी नफ़रत, वो अगर बच्चे खेलते हैं उनको नहीं इस लफ्ज़ का पता, तो मैं कहता हूँ कि ये लफ्ज़ जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है। आप ये कह सकते हैं कि मैं उसको पसंद नहीं करता, या आपको पसंद नहीं करता, या ये चीज़ पसंद नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वही हमने आज डिस्कस किया रज़ा भाई कि ये इतना एक्सट्रीम लफ्ज़ है और इसका बड़ा मिसयूज़ भी होता है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, तो इसका मतलब है आपको कोई चीज़ अच्छी उसमें नज़र ही नहीं आ रही, जो कि नामुमकिन है। बिल्कुल। तो इट्स ऑल अबाउट, आई थिंक हम वही। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे आपके कमेंट्स थे हाँ जी। रज़ा भाई। और रज़ा भाई के हाँ जी, मैं एक बात कोट करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमें अगर बच्चों से हम करते हैं, बच्चे तो मासूम होते हैं, और अगर बच्चे ऐसे कोई कमेंट्स करते हैं तो हमें उनसे सवाल करना चाहिए कि क्या वजह है? ये क्या चीज़ है जिससे आप नफ़रत करते हैं? हम थोड़ा-सा क्या करें, कॉन्शियस हो गए ना, उनसे सवाल थोड़ी करें, खोदा-खादी खोदा-खादी करें, ताकि हम उनकी मदद कर सकें कि ये है क्या चीज़, बिल्कुल, और उनकी मदद कर सकें। तो बिल्कुल। हम उनको फिर रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं आखिर में एक जी, एक ज़रूर। हदीस कोट करना चाह रहा था। ज़रूर, ज़रूर। अबू दाऊद की तरफ से अबू दाऊद की हदीस है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अपने आप को बचाओ गुस्से से, और सख्त सख्त गुस्से का नाम दिया गया, और सख्त नफ़रत से बचाओ। इसलिए कि ये आपके अच्छे अमाल और अच्छे तरीका, इंसानी जो आपके तरीका है, वो उसको आग की तरह खा लेती है, जैसे आग दरख्त को खाती है। कितनी प्यारी तो बात है। ये इट्स आप लाइक एसिड कि आपकी एसिड, बिल्कुल। सोल को हुँ। ये बिल्कुल तबाह खा कर देती है और बिल्कुल, एक्चुअली आपकी मौत से पहले ही मौत हो जाती है, बिल्कुल। राइट? तो आप खुद देखें, जब आपके अंदर गुस्सा आता है, आपका खून खौलता है, तो वही आग होती है जो आपको जला रही होती है, और सिर्फ़ किसका नुकसान हो रहा है? जिसका गुस्सा हो रहा है। बिल्कुल सही बात। नहीं, और बहुत प्यारी बात शेयर की, और 1 मिनट रह गया। शफ़क़त, मेरे ख़्याल में लेट्स सम और प्रोग्राम अप। हमने इतनी हुँ। ज़्यादा बातें की हैं, जल्दी-जल्दी हम इसको सम अप करते हैं। हाँ आप जी। भी, मैं भी एक-एक जुमले के साथ हमने ये ज़िक्र किया कि नफ़रत एक नेगेटिव इमोशन है, और आपने ये कहा कि इसके ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमने इसको अपने अंदर से निकालना है, डिक्लटर करना है। जी। और हम कैसे कर सकते हैं, इसकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हुँ। हैं, लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसेस है बिल्कुल बहुत। लॉन्ग प्रोसेस है। रिफ्लेक्शन हुँ। करनी है हमें, हमें लिखना है, हमें शायद माफ़ करना है, जी। और हमने ट्रेन करना है कि हमारा दिमाग का जो हिस्सा है अमिगडाला, जी। वो हर वक़्त एक हुँ। एक्सपैंडेड फॉर्म में ना बिल्कुल, रहे। बिल्कुल। पॉज़िटिव, जब भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आएँ, आप कोशिश करें कि आप पॉज़िटिव सोचें। नफ़रत की जगह आप प्यार के बारे में सोचें, और गुस्से की जगह आप लोगों को हग करने की कोशिश करें, अगर हग हो सकता है। आजकल तो नहीं हो सकता, बिल्कुल, लेकिन आप पॉज़िटिव माइंडसेट रखें, ताकि बिल्कुल। आपकी लाइफ़ पीसफुल हो। बिल्कुल, और मैं यहाँ पर प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगी वासिफ़ अली वासिफ़ की बहुत खूबसूरत कोट के साथ कि तुम कब सही थे, ये कोई याद नहीं करता, तुम कहाँ गलत हो, ये कोई नहीं भूलता। बिल्कुल। तो लेट्स रिफ्लेक्ट और लोगों को मौका दें हम, और अपनी परसेप्शन को चेंज करें, और हर एक को हँसी-खुशी जो है ज़िंदा रहने का मौका दें इस बिल्कुल, दुनिया में। ये बिल्कुल। दुनिया बहुत, हुँ। ज़िंदगी बहुत छोटी है। ये छोटी ज़िंदगी है, और हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, और अपने बिल्कुल, आप को ही बेहतरी की तरफ बिल्कुल। लेके जा सकते हैं। शफ़क़त, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
कि आप आज तशरीफ लाए और इतनी आपने हमारे साथ जबरदस्त नॉलेज शेयर की है। मैं भी ये प्रोग्राम दोबारा देखूंगी घर जाके। और नाज़रीन सामीन, रेडियो हम वतन की तरफ से आप सबको वी विश अ वेरी हैप्पी संडे। इंशाल्लाह ताला अगले महीने में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी। हमारी सबकी तरफ से खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।